तो फाइनली फ्राइडे की जो मार्केट थी वहां पर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिले हैं और अलग अलग इंडाइसेस के अंदर देखने को मिले हैं। लेकिन उससे ज़रूरी बात ये आती है कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस तेज़ी का रीज़न क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आगे ये तेज़ी सलामत रहेगी। मंडे यानी सोमवार को जो मार्केट ओपन होने वाला है, सोमवार को कह लीजिए या फिर आने वाला इस पूरे वीक में, पूरे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के सिचुएशन कैसे रहेंगे, क्या ये तेज़ी सलामत रहेगी या नहीं रहेगी, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है वो ये होने वाला है कि देखिए एक पोर्टफोलियो मेरे पास आया है ईमेल पर, समझ रहे हैं, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे और वहां पर हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी पोर्टफोलियो में इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। देखिए हमारा अपना पर्सनल जो ओपिनियन रहेगा वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ही, लेकिन आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग इस पोर्टफोलियो को देखिए, एक एक चीज़, एक एक फंड में नाम ले लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर आप भी सोच कर बताइएगा कि आखिर यहाँ पर और इस पोर्टफोलियो में मिस्टेक्स क्या क्या होकर रखे हुए हैं और किन किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। तो यकीन माने सर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चाहे आप स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हो या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट क्योंकि आपको इस चैनल पर आते हुए मिलते रहते हैं। और आपके कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टा पे या नहीं तो मेल पे आप मुझे कांटेक्ट करके वहां पर अपने मैसेज को रख सकते हैं, अपने सवाल को रख सकते हैं। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए FIIs और DIIs की जो एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले FIIs की अगर सेलिंग की बात करें तो FIIs ने कल के डेट में भी सेलिंग करी, 1200 करोड़ वगैरह की सेलिंग करी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सेलिंग करी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी टाइम के बाद FNO में इसने बहुत अच्छी खासी खरीदारी की है। समझ रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अच्छी खासी खरीदारी की है। ये सारी डिटेल्स वगैरह आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में कल अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी रही। और दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रीज़न ये आता है कि अक्सर जब मार्केट इस तरह से लगातार मतलब गिरावटें हो रही हो मार्केट के अंदर, तो उसमें एक आध दिन ऐसा हो जाता है जिसमें अचानक सी तेज़ी देखने को मिलती है। तो आप ये दोनों रीज़न मान सकते हैं। पहला रीज़न तो तय है, दूसरा रीज़न आप फिक्स करिए या ना करिए, उसको आप बिल्कुल 100% माने या ना माने, लेकिन पहला रीज़न तो 100% सही है कि भाई FNO वगैरह के अंदर ख़रीदारी करी है FIIs ने, समझ रहे हैं। और इससे पहले आप एक चीज़ उठाकर देखेंगे इंडेक्स वाइज तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि लार्ज कैप के अंदर निफ्टी 50 वगैरह के अंदर आप देखें तो 2% या 2.5% के आसपास वहाँ पर जो है उछाल देखने को मिला है। उसके बाद अगर मिड कैप की मैं बात करूँ तो मिड कैप में भी 1% 1.5% के आसपास यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। स्मॉल कैप के अंदर भी 1% के आसपास, पूरा 1% तो नहीं लेकिन 1% के आसपास वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली थी। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी लार्ज कैप के अंदर है और लार्ज कैप के अंदर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई वैल्यूएशन का जो मामला लार्ज कैप में था वो सारी चीज़ें कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब एक रीजनेबल प्राइस पर आ चुके हैं लार्ज कैप। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप में अभी भी वैल्यूएशन है। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मंडे को हो सकता है गिरावट हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, नहीं भी होगा। लेकिन एक बात आप तय मानकर चलिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी गिरावट होनी बाकी है और भी गिरावट होगी और 8 से 10% तक के मार्केट और भी करेक्ट होगा। इस बात को आप याद रखिए, चाहे वो सोमवार को हो या अगले वीक में हो या 1 महीने या 1.5 महीने बाद हो, लेकिन ये चीज़ होना तय है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन अभी भी बाकी है। प्लस Q2 के रिजल्ट वगैरह सही नहीं आए थे और अभी आ ही रहे हैं, कई सारी कंपनीज़ के रिजल्ट अभी आ ही रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आए हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ नहीं है, कुछ के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी बातें हैं और उम्मीद ये है कि भाई अगला जो क्वार्टर होने वाला है उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्मॉल कैप में हम ज़्यादा भरोसा, ठीक है अभी जो तेज़ी देखने को मिली है ठीक है मिल गई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये तेज़ी आगे मार्केट में सलामत रहे। मार्केट में गिरावट होनी है, चाहे वो आज हो या फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हो, लेकिन 8 से 10% की गिरावट होगी या फिर महीने दिन बाद हो।
अब यहाँ पर आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ गई है, मार्केट अब अपने असली लेवल की तरफ लौटेगा ही। लार्ज कैप में थोड़ा सा हम ये उम्मीद कर भी सकते हैं, थोड़ी सी उम्मीद हमारी है लार्ज कैप को लेकर, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर ये उम्मीदें नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पैसे अभी भी आपको नहीं लगाना है। यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि एक मेन पोर्टफोलियो को लेकर है। समझ रहे हैं, ये पोर्टफोलियो है रामचंद्र सिंह जी की तरफ से पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर फंड शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी में मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। सबसे पहले अगर एसआईपी, इनके एसआईपी चल रही है और लमसम के लिए अलग फंड है, एसआईपी के लिए अलग है। एसआईपी के लिए 3 फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, उसके बाद एक्सिस मिड कैप, जहां पर तीनों में 1500 रुपये की एसआईपी चल रही है। उसके बाद भाई साहब लमसम की अगर बात की जाए तो टोटल 15 फंड्स है। पहले नंबर पे है एसबीआई ब्लू चिप फंड, जहां पर 2 लाख रुपए है, एसबीआई मल्टी कैप फंड जहां पर 70,000 रुपये है, एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान जहां पर 25,000 रुपये है, एसबीआई एनर्जी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप पढ़कर मैं आपको सुनाऊं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर फाइनली मेरे कहने का कुछ जो मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी आपका जो कुछ भी कहना हो इस पोर्टफोलियो को लेकर, आप मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग जो एसआईपी के लिए अलग और लमसम के लिए अलग फंड सेलेक्ट करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। आप एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाइए। आपकी एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होनी चाहिए जिसमें कुछ फंड होने चाहिए। कितने फंड होने चाहिए उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ, तो समझ रहे हो, उसमें फंड होने चाहिए और उसी फंड में आपकी एसआईपी भी चलती हो और टाइम टू टाइम लमसम भी आपको करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारे लोग इस बात को केयर नहीं करते हैं। देखिए, एसआईपी अगर आपको लगता है कि मैं 8,000 की एसआईपी कर सकता हूँ मंथली 5 फंड के अंदर, तो आप 8,000 की एसआईपी मत कीजिए, आप 5,000 की एसआईपी कीजिए और बाकी के जो पैसे हैं ना उसको आप बचा कर रखिए। और जब जब मार्केट करेक्ट हो, जब जब मार्केट में गिरावट हो, तब तब आप वहां पर निवेश करिए। अगर आप बहुत अच्छा कैपिटल बहुत जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो अगर ये तरीका आप अपनाएंगे, ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो पहली ये बात है कि इनका जो एसआईपी और लमसम के लिए अलग अलग फंड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाइए। कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, नंबर ऑफ फंड्स टोटल अगर देखा जाए तो 15, 16, 17, 18 फंड है। टोटल 18 फंड्स हैं। इतने फंड नहीं होना चाहिए। अगर आप फंड पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, उसके बाद यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू फंड है, नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, उसके बाद एचडीएफसी मिड कैप है, उसके बाद ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट है। मतलब इस तरह के सारे फंड हैं। तो ये कहने का मतलब है कि भाई पूरी मार्केट को अगर आप कवर करेंगे तो सर यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट से ज़्यादा उठकर रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे ना आपको। मार्केट से ज़्यादा पूरी मार्केट को ही अगर आप कवर कर रहे हैं तो पूरी मार्केट से उठकर ज़्यादा रिटर्न्स तो आपको मिलने वाला है नहीं। तो ऐसा आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए था। इसमें आप बिल्कुल सारे ही फंड को, जितने फंड हैं मैक्सिमम फंड को आपको अपनी पोर्टफोलियो से रिमूव कर देना चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि भाई हम रखें किस फंड को और किन फंड को हम रिमूव करें। तो देखिए, सबसे पहले 2-3 बातें तो आपको याद रखनी चाहिए। एसआईपी और लमसम के लिए अलग फंड नहीं लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फंड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा हो गया। 5, 6, 7 फंड बहुत ज़्यादा हो गया। इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि आखिर इतने फंड क्यों रखना चाहिए। और इतने फंड में अगर आप इतने 18 फंड के पोर्टफोलियो में जितना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, उतना अच्छा रिटर्न्स आपको 6-7 म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में मिलेगा। जिस पोर्टफोलियो में 6-7 फंड ही हो, जिसमें 6-7 स्कीम हो, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको रखना कौन कौन सा फंड है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से, देखिए मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से काम कर सकते हैं। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, ये सर की जो एज है 42 ईयर्स है, समझ रहे हैं, 42 साल के हैं। और रिस्क एपिटाइट की इन्होंने कहा कि मीडियम है, यानी मॉडरेट है। इन्वेस्टमेंट होराइजन कहा कि नो एनी टारगेट, मतलब कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है। जबकि रिस्क एपिटाइट, एज और इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आपको 100 to 10% ही पता होना चाहिए इसके बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में। क्योंकि फ़ंड का सिलेक्शन जो होता है वो टाइम होराइजन को देखकर भी होता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं
मान लेते हैं कि आपने 15 साल के लिए निवेश किया है, आपने टाइम ड्यूरेशन शो नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं 15 साल के लिए आपने निवेश किया है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई यहाँ पर इंडेक्स फंड क्यों आपने रखा है, ये मैं कह सकता हूँ। या फिर आपने 5 साल के लिए निवेश किया है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि इतने मिड कैप और स्मॉल कैप आपने क्यों रखा है, ये कह सकता हूं। तो इसीलिए टाइम होराइजन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, मैं जो यहाँ पर टाइम होराइजन मान कर चलता हूं, इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं ये मान कर चलता हूं कि इनका 8 साल का टाइम होराइजन है। उस हिसाब से इनकी पोर्टफोलियो में जो फंड होने चाहिए, मेरे हिसाब से वो कौन कौन से फंड होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है निपॉन का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पर है SBI ब्लू चिप फंड, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, बढ़िया मिड कैप फंड है, समझ रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है SBI मल्टी कैप फंड, उसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा है कि मैं 8 साल का टाइम ड्यूरेशन मानकर चलता हूं, और उस हिसाब से जो मैंने सिलेक्शन किया है टोटल 6 फंड्स के, वो 6 फंड्स ये हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पर 8 साल का टाइम ड्यूरेशन आपने कहा है, लेकिन SBI ब्लू चिप फंड, तो एक SBI ब्लू चिप फंड हमने इसलिए लिया है कि इनके एज कितने हो चुके हैं, 42 ईयर्स हो चुके हैं, इसलिए। उसके बाद स्मॉल कैप हमने 2 इसलिए लिया है क्योंकि 8 साल का टाइम होराइजन हमने मानकर चला है। उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप तो हो ही गया। मिड कैप और स्मॉल कैप हमने क्यों लिया ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और SBI मल्टी कैप फंड। ये दोनों फंड हमने डाइवर्सिफिकेशन की वजह से लिया है, समझ रहे हैं, कि एक ही जगह पे निवेश करके, एक ही स्कीम के अंदर निवेश करके हम तीनों एसेट क्लास के अंदर, एसेट क्लास बोल रहा हूँ सॉरी, तीनों मार्केट कैप का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप में आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर की, और मल्टी कैप में आपको पता है मिनिमम 10 का जो 25 का जो मैटर रहता है वो रहता है। लार्ज कैप में 25, मिड कैप में, स्मॉल कैप में 25, और 25 फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो जहाँ पर उनको समझ में आएगा वो निवेश करेंगे। अब देखिए, मैंने एक बात कहा था कि भाई नंबर ऑफ फंड्स आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5, 6, 7 इतने ही फंड होना चाहिए। 7 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4, 5, 6 ही रखिए तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको हर 6 महीने पे अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर 6 महीने पर अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, और इसको आप तय मानकर चलिए 100% ये काम आपको करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि भाई कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उसके अच्छा परफॉर्म करने के पीछे का रीज़न आप जानने की कोशिश कर सके। अगर आपको लगे कि भाई ऐसा रीज़न है जो काफ़ी लंबे समय तक 2-3 साल तक के, 1.5 साल तक के ख़त्म नहीं होने वाले हैं, तो उस फंड को किसी और फंड से आप रिप्लेस कर सकें। अब लास्ट में जो एक इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि भाई अब इतने फंड है, अब क्या करना चाहिए। तो भाई धीरे धीरे इस फंड को, जितने भी फंड हैं, जो 6 फंड मैंने बताए हैं, वो 6 फंड आप रखिए, बाकी को आप अपनी पोर्टफोलियो से निकालिए। सर अब इसको निकालना कैसे है? ऐसा नहीं है कि हम एक बार में ही सारे फंड को रिडीम करके बैठ जाएंगे, नहीं। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको कम से कम 8 महीने, 10 महीने, साल भर का टाइम तो कम से कम आप मान कर चलिए कि आपको टाइम देने की ज़रूरत है। और फंड अपनी पोर्टफोलियो से एग्जिट करने का तरीका ऐसा रहेगा कि आप देखिए 18 फंड है, 18 फंड में ये देखिए कि कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको आप एग्जिट मार दीजिए, और उस पैसे को लेकर आपको जो मैंने फंड बताए हैं उन जगहों पे आप निवेश कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको पैसे डालना चाहिए। समझ रहे हैं? मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ एक अपना ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह होनी चाहिए। फिर आपको लगता है कि कोई और फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको भी निकालिए। फिर कुछ दिनों के बाद अगर लगता है कोई तीसरा चौथा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर निकालिए। 1-2 फंड करके आप निकालिए, और इस तरह करते करते आपको साल भर, 1.5 साल भी लग जाएंगे, क्योंकि भाई 18 फंड है। तो इस चीज़ को थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है सर, और यही तरीका रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही मर्तबा आप टोटल पोर्टफोलियो के फंड को रिडीम करके बैठ जाएं और न्यू सिरे से इन्वेस्टमेंट करें, या फिर जो फंड 6 मैंने आपको बताए हैं उसको रहने दे, बाकी पूरे को रिमूव कर दे। ऐसा नहीं करना है, ये तरीका सही नहीं है। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है काफ़ी सारी बातें आपको पता हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को
भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।